नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी 1000 प्रश्नों की सीरीज़ यूपी कांस्टेबल परीक्षा विशेष 2026। यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो ये हिंदी की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना। सिर्फ 5 मिनट देख लो, हिंदी में पूरे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। यूपी कांस्टेबल वालों, ये हिंदी के प्रश्न एग्जाम में धूम मचा देंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है और भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर जो है वो क्या है, वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है ना। चलिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका उच्चारण स्थान दंत है। बताइए किसका उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ पर पा, ना, गा, चा। यहाँ उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जाएगा, ना। ना का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। बाकी पा का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष या फिर सघोष। ठीक है, इसमें से हमसे पूछा गया है, ठा, चा, मा, खा, कौन सा सघोष वर्ण है या कौन सा घोष वर्ण है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शब्द जाएगा वो कौन सा जाएगा, सघोष में हमारा। यहाँ पर जो उत्तर हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, माँ। क्या होगा, माँ। माँ जो है वो हमारा यहाँ पर राइट उत्तर होगा। अच्छा कैसे, चलिए जान लेते हैं। देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, मा वर्ग, इस तरीके से आपके वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण होता है। ध्यान लीजिए, ट्रिक है एक छोटी सी। और तीसरा और चौथा और पांचवा जो होता है वो सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है, या उसे हम घोष भी कहते हैं। अब यहाँ पर माँ आया है, देखिए माँ क्या होता है यहाँ पर, बा, भा, माँ। ठीक है, यहाँ पर तो माँ कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पर है। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। और सघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण जो होते हैं इसमें ध्यान दीजिए, स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है, केवल नाद का उपयोग होता है। क्या होता है, केवल नाद का उपयोग होता है। और अघोष में क्या होता है, अघोष में स्वर तंत्रियों का उपयोग नहीं होता है। स्वर तंत्रियों का उपयोग नहीं होता है, केवल श्वास का उपयोग होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इस बात में आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा से जो फल होता है उसका उच्चारण स्थान हमसे पूछ रहे हैं। आप फा बोले, फा 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 जब आप बोले तो आपकी जीभ जो है वो क्या होती है, अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड हो जाती है। तो यहाँ पर फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। क्या होगा, मूर्धा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक आपको ज़रूरी सूचना इसमें दे दी जाती है कि इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। नाक के स्वर से जो बोला जाता है इसमें, तो इसमें कौन सा उत्तर जाएगा, ना। ना जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं और इनकी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अभी मैंने जो पहले प्रश्न कराया था ये आपका 2020 में आया था, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हुआ था। अगला है हर्षदीप प्लुत इनमें से किसके प्रकार हैं? तो सीधी बात है ये स्वर के प्रकार हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म यानी कि जिसका उच्चारण करते समय श्वास वायु ज़्यादा बाहर निकलती है वही तो होगा ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी श, ठीक है, श से शल जम, ठीक है, श से श्याम। तो यहाँ पर ये ऊष्म व्यंजन होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है? तो यहाँ ये इसका उत्तर जाएगा हमारा कौन सा? ई, क्या जाएगा? ई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? कह रहे हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? सीधी बात है व्यंजन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर्ण सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? हलंत। क्या होगा? हलंत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? संयुक्ताक्षर। क्या होगा? संयुक्त अक्षर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? ठीक है ना, ड़, ज, ढ या द। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रा, ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? ना जो होता है रा ना जब इसको बोलो नासिक द्वारा जो है ये उच्चारित हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्णों के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिए वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इसमें से कौन सा व्यंजन जो है वो ऊष्म है? कौन सा व्यंजन जो है वो ऊष्म है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श से षटकोण, ये जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, इनमें से कौन सा है जो दंत्य ध्वनि है? ख, च, ला, फा। ला। अब देखिए जब आप ला का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ है वो नीचे वाले दांतों में टच होती है आके। ला, लड्डू, ला से लट्टू। तो जब आप लट्टू, लड्डू, ला इस तरीके से बोलते हैं तो आपकी जीभ जो है वो नीचे वाले दांतों में टच होती है और जब ऐसा होता है तो वो सारे वर्ण कौन से होते हैं? दंत्य ध्वनि वाले वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जाएगा, ला से लट्टू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था? कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होगा वो क्या होगा? अघोष होगा। ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ ट्रिक। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा। अब देखिए चा वर्ग में अब तो पहले ही आंसर मिल गया, हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया। चा वर्ग में चा पहले नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पर पहला दूसरा अघोष वर्ड हो गया। बाकी हमें देखना ही नहीं है, बाकी तो सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत ही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मंत्र रा व्यंजन है, मूर्धा में भी रा व्यंजन है, क्रम में भी रा व्यंजन है, लेकिन मात्र में ऋषि की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ऋषि की मात्रा है। इसमें रा व्यंजन नहीं है मातृभूमि में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर एकदम सही जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के मिलने पर क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्दों के मिलने पर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक है, वाक्यों के मिलने पर कहानियाँ बन जाएंगी, कविताएं बन जाएंगी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ध्यान दीजिए, या, रा, ला, वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। और एक और चीज़, जो अंतस्थ व्यंजन और हा जो होता है, ये कैसे वर्ण होते हैं, ये सघोष वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। या, रा, ला, वा और हा ये सघोष वर्ण होते हैं। और स्पर्श व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो भी क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अल्प विराम का चिन्ह है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर अल्पविराम का चिन्ह है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, बताइए। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये जो साइन होता है, ये इसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। चलिए ये भी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक दूसरे को सुमेलित नहीं करता है, यानी कि असत्य है, गलत दिया हुआ। पहला तो हमारा यहाँ पर पूर्ण विराम बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इसके बाद जो अल्प विराम है ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यहाँ पर जो उद्धृढ़ चिन्ह है ये भी सही है। ठीक है। उद्धृढ़ चिन्ह क्या कब यूज़ करते हैं हम, जब किसी के द्वारा कोई कथन कहा जाता है तो उसको हम उद्धृढ़ चिन्ह में क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर उद्धृत चिन्ह से ये योजक चिन्ह जो है यहाँ पर वो गलत है। ये यहाँ पर जो चिन्ह है वो लाघव चिन्ह है। क्या है, ये लाघव चिन्ह है। योजक चिन्ह जो है वो डैश होता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था उद्धृढ़ चिन्ह। ठीक है। इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। कह रहे हैं इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। इस चिन्ह का मतलब जो होता है वो आधा रुकना होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न संधि से कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। देखिए संधि की एक पूरी प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है। प्लस में संधि की पूरी ट्रिक्स जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड है। ठीक है। आप वहाँ से जाकर संधियाँ प्रॉपर सीख सकते हैं और प्रॉपर उसके नोट्स बना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर आप संधि की वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो उससे भी आप संधि के सारे प्रश्न जो हैं अपनी परीक्षा में कर ले जाएंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। कवीश्वर, देखते ही पता चल रहा है ट्रिक के माध्यम से हमें क्या, कि इस संधि में जो संधि है वो कौन सी है, दीर्घ संधि है। कहिए कैसे पहचाना। तो बस कुछ नहीं, हमने कवि धन ईश्वर किया, संधि विच्छेद कर लिया। ठीक है। उससे पहले मैंने देखा कि भाई बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा स्वर है, बड़ी मात्रा है, यानी कि क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। जब बड़ा स्वर आ रहा है तो संधि दीर्घ होगी। लेकिन यहाँ पर हमसे संधि विच्छेद पूछा गया है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। ध्यान दीजिए, उद्घाटन, उद्घाटन में सबसे पहले ये जान लीजिए इसकी संधि कौन सी है। देखिए जहाँ द का ता हो रहा है वहाँ संधि क्या, व्यंजन आ रही है। बिल्कुल सही, व्यंजन संधि आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ता कहाँ कहाँ आ रहा है, पहला उद है, गलत है। दूसरा उत सही है तो चौथा भी उत सही है। ठीक है।
ऊ धन घाटन ये नहीं होगा, तो दूसरे और चौथे में कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। जो ता बनेगा वो अर्ध होगा, ठीक है। ता कैसा होगा, आधा होगा। उत धन घाटन, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है सेकंड यहाँ पर एकदम राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कौन सा एक संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है, यहाँ पर कह रहे हैं। महाधन ओज, महोज का हो जाता है महाधन ओज, ठीक है। पावक का हो जाता है पौधन अक, ये अयादि संधि हो जाती। नाविक का हो जाता है यहाँ पर नौधन एक, ये भी सही है। परोधन उपकार, यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन जो है वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा, नारी इच्छा में नरधन इच्छा होगा नहीं, नारी धन इच्छा यानी कि 2 बड़ी ई मात्राएं आएंगी नहीं, नारी इच्छा कुछ होता नहीं। ऑप्शन नंबर पहला नारी धन इच्छा, ठीक है। बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, संधि कौन सी होगी, दीर्घ, कौन सी होगी, दीर्घ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है। धर्माधन आत्म, धर्म धन आत्मा, धर्माधन तमा, सभी गलत हैं। देखिए धर्म धन आत्मा, ठीक है। यहाँ पर धर्म धन आत्मा हो जाएगा। संधि विच्छेद हमारा कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमें यहाँ पर सही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, धर्म धन आत्मा, क्या होगा, धर्म धन आत्मा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद है। मदिरालय, मदिराधन लय नहीं, मदिराधन आलय, मदिराधन अल, मदिराधन मदिरधन आलय। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर इसका जाएगा वो क्या जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, मदिरा धन आलय, क्या जाएगा, मदिरा धन आलय। आ धन आ इक्वल टू बड़ा आ, संधि कौन सी होगी इसमें, दीर्घ संधि होगी, कौन सी, दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रचनाओं से संबंधित, ठीक है। आइए हम यहाँ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाओं से संबंधित कह रहे हैं अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ध्यान दीजिए अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति किसकी रचना है। क्या है प्रश्न, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। माटी की मूर्ति ये जो है आपकी रचना रामब्रज बैनीपुरी की नहीं है, महादेव वर्मा की नहीं है। ये रचना आपकी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा आपका। रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये पूछी गई रचनाएं हैं, और संभव है कि ये आपकी आने वाली जो परीक्षा है वहाँ पर ये रचनाएं आपको हूबहू देखने को मिल जाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं माटी हो गई सोना किसकी रचना। देखिए माटी की मूर्तें रामब्रज बैनीपुरी की हैं, लेकिन माटी हो गई सोना, यहाँ पर वापस देखिए माटी की मूर्ति किसकी रचना है, रामब्रज बैनीपुरी की। किसकी रचना है, रामब्रज बैनीपुरी की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जाएगा। रामब्रज बैनीपुरी माटी की मूर्तें। लेकिन इसी के बाद में हम देख रहे हैं माटी हो गई सोना किसकी रचना है, माटी हो गई सोना ये रचना जो है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए इसमें कुछ रचनाएं दी हैं, पथ के साथी, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। इनमें से किसकी रचना है, शंकर प्रसाद नहीं, गोपाल चंद्र गिरधर दास नहीं, गोपाल चंद्र गिरधर दास की तो रचना है नहुस, ठीक है। राकेश, मोहन राकेश नहीं, मोहन राकेश की भी रचना नहीं है, इनकी भी रचना आगे है मैं आपको बताऊंगी। महादेवी वर्मा, ये सारी रचनाएं जो हैं वो किसकी है, महादेवी रचना की। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, यामा, इस तरीके की जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी महादेवी रचना, महादेवी वर्मा की हैं। और आपको पता होना चाहिए
हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को यामा कृति पर पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके रचना किसकी है? अंडे के छिलके रचना जो है वो मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश। डॉक्टर राम कुमार की एक रचना है, मैं आपको बता दूं, दीपदान, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, या पता होगा आपको पहले से। दीपदान जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, और अंडे के छिलके जो रचना है वो मोहन राकेश की है, ठीक है ना। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचनाएं हैं, ठीक है। एक मैं आपको इनकी फेमस रचना बता देती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो है इनकी चंद्रावली। क्या है? चंद्रावली, ठीक है। ऐसे जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं, जैसे अजात शत्रु, ये भी बहुत मतलब पूछी जाती है। अजात शत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ऐसे ध्रुव स्वामिनी, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज़ें। चलिए अगली रचना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि पंचलाइट के रचनाकार हैं। पंचलाइट के रचनाकार, यहाँ पर पंचलाइट के रचनाकार क्या फणीश्वर नाथ रेणु हैं, शिवानी, शिव प्रसाद सिंह या मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल गलत होगा, शिव प्रसाद सिंह गलत होगा, शिवानी भी गलत होगा। यहाँ आपका सही उत्तर जो जाएगा वो होगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु, ये पंचलाइट की रचना है। चलिए मैं एक एक रचना आपको बता देती हूँ, मुंशी प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह और शिवानी की, ठीक है। शिवानी की एक रचना है सती। क्या है? सती। शिव प्रसाद सिंह की रचना में आपको बता देती हूँ कर्मनासा की हार। क्या? कर्मनासा की हार, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की आपने गोदान, गबन, इस तरीके से काफ़ी रचनाएं सुनी होंगी। और नमक का दरोगा, ये सारी रचनाएं जो हैं किन की हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। हिंदी की अगली क्लास के लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज़ के साथ हम मिलते हैं कल शाम 8 बजे। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। यह सभी प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावित आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुँच सकें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।